आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे एग्जाम्पल 7.2। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब इक्वल हो सारी भुजाएं, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। बाहु माने भुजा होता है, तो सारी भुजाएं जब बराबर होंगी तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे और उसी को अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक शीर्ष पर m kg के 3 समान द्रव्यमान रखे गए हैं। पहले में कह रहा है इस त्रिभुज के केंद्रक G पर रखे 2m kg के द्रव्यमान पर कितना बल आरोपित हो रहा है, और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि यदि शीर्ष A पर रखे द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो कितना बल आरोपित होगा। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं फिगर को। तो ये देखिए फिगर बना हुआ है इंग्लिश वाली बुक में, तो इसके आधार पर हम लोग बात को समझेंगे। तो हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि 2 चार्ज रखे होते हैं, उनके बीच जो फोर्स लगता है तो वो उसी रेखा में लगता है, समांतर या प्रति समांतर यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो उसी प्रकार जो 2 मास रखे जाएंगे तो उनमें हमेशा फोर्स इस प्रकार से लगेगा कि जहां रखे हैं उसी लाइन पे, जैसे इन 2 मास के बीच की बात करें तो फोर्स इसी लाइन में लगेगा। एक दूसरे की तरफ हो सकता है या एक दूसरे से विपरीत हो सकता है, मतलब एंटी पैरेलल लगेंगे, पैरेलल नहीं कह सकते, समांतर, क्योंकि जब अपनी ओर खींचेगा तो भी ये तीर एक दूसरे के उल्टा रहेंगे, और रिपल्सन होगा तब भी ये तीर एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि द्रव्यमान की बात है तो द्रव्यमान में तो सिर्फ आकर्षण का ही बात करेंगे, प्रतिकर्षण नहीं होगा। रिपल्सन चार्ज में होता है और जो मास होता है वो आपस में एक दूसरे को, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो पिंड जो है एक दूसरे को सिर्फ आकर्षित ही करते हैं। तो पहला वाला विकल्प देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इस त्रिभुज के केंद्रक G पर रखे 2m किलोग्राम के द्रव्यमान पर कितना बल आरोपित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 2m द्रव्यमान का केंद्र में ये पिंड रखा गया है, सेंटर पर रखा गया है, और हमें पता है कि किसी ट्रायंगल की जो सारी एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो चूंकि सारी भुजाएं बराबर हैं इसलिए सारे कोण भी बराबर होंगे, तो एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इस प्रकार से होगा। और जब हम बात करेंगे इसके सेंटर से, और सेंटर से इसकी ये लाइन इसको मिला दिया जाएगा, तो इसको जब मिला देंगे हम तो ये जो एंगल होंगे सब 120 डिग्री होते हैं। 120 डिग्री क्यों है? जब हम कोई वृत्त खींचते हैं सर्किल, तो सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अगर हम कोई वृत्त खींच दें तो वृत्त के अंदर जो बनता है, ये जैसे वृत्त है तो इसके अंदर जो एंगल होंगे वो 360 डिग्री होंगे। तो ये सेंटर है, तो इस पर भी हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारे कोण 360 डिग्री होंगे। अब चूंकि ये सारे कोण बराबर हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज का केंद्र बिंदु है, तो इसलिए सबको बराबर बराबर डिवाइड करेंगे। तो 360 में 3 एंगल हैं, तो 360 में 3 का भाग देंगे तो 120 डिग्री बनेगा। तो इसलिए 120 डिग्री ये प्रत्येक एंगल होगा। ये बात को हमें ध्यान देना है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये दो द्रव्यमान हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस भुजा के पैरेलल कोई भुजा खींच दें
तो जाहिर सी बात है कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके, ये भुजा इसके परपेंडिकुलर है, इस भुजा के ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस भुजा के ये लाइन परपेंडिकुलर है, और इस भुजा के ये लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ऊर्ध्वाधर। तो जाहिर सी बात है कि इस भुजा के ये परपेंडिकुलर है और ये भुजा, ये जो लाइन खींची गई इसके समांतर है, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 है और पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है इतना एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। 90 + 30 बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए FGA की बात हो रही है, यानी फोर्स जो लग रहा है GA, इसमें आपस में जो आकर्षण बल है, तो ये पिंड इस केंद्र बिंदु पर रखे पिंड को खींच रहा है, इसलिए तीर इधर को लगाई गई। और ये x एक्सिस हो गई हमारी, ये y एक्सिस हो गई। ये दो एक्सिस बनाने के लिए लाइन खींची गई है, क्योंकि ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हम ये y एक्सिस की बात करते हैं। तो GA के बीच जो ये दो पिंड हैं, इनके बीच आकर्षण बल की बात करेंगे, तो ये पिंड इसको खींच रहा है, इसलिए तीर इधर को लगाया गया है। तो FGA = अब हमको पता है x एक्सिस में I, y एक्सिस में J और z एक्सिस में K मानते हैं हम लोग। ये हम पीछे से पढ़ते चले आए हैं जब वेक्टर पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, FGA = फार्मूला था Gm1m2/r², ये फार्मूला था हमारा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वैसे ही लिखेंगे Gm1m2, तो m1 तो m हो गया, m2 2m है, तो 2m रखा पान r 1 मीटर की दूरी पर है जहाँ तक। यहाँ पर देखिए AG, BG और CG भुजा को 1 मीटर लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 1 रखा गया। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि धनात्मक x अक्ष तथा GC के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो धनात्मक x अक्ष और GC मतलब ये कोण 30 डिग्री है। कैसे है ये हमने आपको बता दिया है। और इतना ही कोण ऋणात्मक x अक्ष तथा GB के बीच बनता है, और इतना ही एंगल अगर हम लोग ये भुजा इधर खींच लें, तो ये ऋणात्मक, ये पॉजिटिव x एक्सिस होगी, तो ये ऋणात्मक x एक्सिस, तो ये GB के बीच मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान देना। अब जो है FGB की बात की जाए, तो FGB की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये देखिए धनात्मक x अक्ष की बात हो गई। अब ये FGB की बात हो रही है, यानी इस भुजा की, ये वाली की। तो ये हमारी ऋणात्मक x अक्ष हो जाएगी ये। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे बनाएंगे और समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ये एक भुजा हो जाएगी, ये एक भुजा हो जाएगी। हमने आपको बताया था पास में कास, सामने साइन। तो ये पास में कास, सामने साइन, तो ये थीटा है, तो ये कास थीटा हो जाएगा। और ये आई है, तो ये माइनस आई हो जाएगा। और ये जे है, तो ये माइनस जे हो जाएगा। पास में कास तो सामने ये साइन, तो ये साइन थीटा होगा। तो अब इसको लिखेंगे FGB = GM और 2M, M और 2M की बात हो रही है। तो GM × 2M/r² की जगह 1 मीटर रखेंगे तो 1 रहेगा।
अब ये माइनस आई cos थीटा 30 डिग्री और ये भुजा माइनस जे साइन थीटा 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 रख देंगे। इसी प्रकार एफ जी सी आ जाएगा, एफ जी सी ये वाला, ये तो इसमें जी एम 2m हो जाएगा, m और 2m की बात है, तो यहाँ भी m और 2m है, तो ये m और 2m हो जाएंगे। और r सब समबाहु त्रिभुज है तो भुजा बराबर है 1 मीटर। यहाँ पर अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई cos थीटा, यहाँ पर ये पास में cos और सामने साइन रहेगा लेकिन पॉजिटिव में रहेगा, तो प्लस आई cos थीटा cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस जे साइन 30 डिग्री कैसे होगा इसको बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव है, तो ये जे होगा, ये माइनस जे होगा, तो यहाँ पर माइनस जे साइन थीटा होगा जो नीचे वाली भुजा होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस जे साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमें कैसे लिखना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमने लिख लिया सारा। अब देखिए कह रहा है अध्यारोपण सिद्धांत तथा सदिश योग नियम के अनुसार 2m पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण एंड द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं उस नियम को अगर ध्यान में रख करके हम काम करें तो सारे वेक्टर जोड़ देंगे तो एफ रिजल्टेंट, आर का मतलब रिजल्टेंट यानी परिणामी बराबर सारे जुड़ जाएंगे, तो एफ जी ए जी बी और जी सी, तो एफ जी ए प्लस एस जी बी प्लस एफ जी सी। अब मान रख देंगे तो एफ आर इक्वल टू जी एम, यहाँ 2m और m में गुणा था तो 2gm स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप यहाँ पर देखिए जे कैप है, सारे कैप रहेंगे यूनिट वेक्टर। यहाँ पर देखें प्लस 2gm स्क्वायर और माइनस आई cos थीटा माइनस जे साइन थीटा, यार थीटा 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू रख दिया, प्लस 2gm स्क्वायर आई कैप, कैप रहेगा सब में यूनिट वेक्टर के लिए, तो आई कैप cos 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सारे बल एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसे लग रहे हैं, इसलिए हमने रिजल्टेंट उसका पूरा मिला करके 0 कर दिया, क्योंकि ये पिंड अपने केंद्र बिंदु पर ही है, कहीं खिसक नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि परिणामी बल इसमें 0 लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो था ये जी एम स्क्वायर हो गया, 2 पहले चला गया और फिर आई का माइनस आई कैप cos 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री लिखा गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार समझेंगे। तो पूरा 0 कर दिया। आप देखिए कह रहा है विकल्प के रूप में सममित के आधार पर यह उपेक्षा की जा सकती है कि परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो सिमेट्री के आधार पर यानी सब जगह चारों ओर बराबर बल लग रहा है और ये पिंड अपने स्थान पे बना, इसका मतलब परिणामी बल 0 होना चाहिए, तो वही कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि शीर्ष ए पर द्रव्यमान 2m हो तो, अब अगर शीर्ष पर यहाँ पर ए पर 2m हो जाएगा तो क्या होगा, तो F1GA, अब G और A के बीच में इक्वल टू हो जाएगा G 2m इंटू 2m हो जाएगा, ये भी 2m ये भी 2m और ये तो 1 मीटर ही है इसलिए 1 को नीचे नहीं लिखा गया, इंटू जे कैप, ये दिशा जे है, इधर को बल लग रहा है तो जे है, तो जे कैप लिख दिया इक्वल टू 4gm स्क्वायर जे कैप। इसी प्रकार F1GB, अब GB की बात करें यहाँ पर भी 2 होता है तो F1GB इक्वल टू FGB एंड F-GC बराबर FGC। अब देखिए इसके कारण अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि 2m तो हमने ए पर किया है, यहाँ वैसे ही है, तो ये बल पहले जैसा ही बराबर रहेगा, तो F1GB इक्वल टू FGB कह रहा है। इसी प्रकार ये भी वैसे रहेगा क्योंकि इन दोनों बलों के बीच की
पिंडों के बीच की बात हो रही है 2m और m। तो ये भी वैसे रहेगा, तो इसलिए F1GC = FGC रहेगा। तो अब ये हो जाएगा F' R, यानी अब रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा F'GA + F'GB + F'GC = 2gm²J। अब यहाँ पर देखिए एक चीज को ध्यान देना है कि जो ये वैल्यू निकल के आ रही है 2gm²J, ये कैसे इतनी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2gm²J है, तो यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री है। तो अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पे हों और फोर्स F हो और इधर F हो, तो इनका रिजल्टेंट अगर इधर जा रहा है तो वो भी F ही होता है, वो भी F ही होता है। तो जाहिर सी बात है, इसको हम पीछे कई बार बता भी चुके हैं, तो इसको फिर से समझिए कि अगर मान लीजिए कोई एक फोर्स इधर है, कोई एक फोर्स इधर है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो अगर इस फोर्स की बात करें, ये F है, ये F है, तो ये भी F होगा। तो जैसे ही ये निकाला गया यहाँ पर 2gm² ये हो और 2gm² ये हो, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को होगा, ये भी हमारा 2gm² होगा। ये अब इसके अपोजिट इस साइड में 4gm² लग रहा है, F'GA इधर है, तो 4gm² में 2gm² घटेगा तो कितना आएगा 2gm²। और चूंकि 4gm² J की दिशा में है, तो J ही यहाँ पर रहेगी दिशा। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को करते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है कि किसी विस्तारित पिंड जैसे पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए समीकरण 7.5 का सीधे ही अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी विस्तारित पिंड जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तथा बिंदु द्रव्यमान यानी कोई पॉइंट मास है बहुत छोटा, के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए समीकरण 7.5 का सीधे ही अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक बड़ा पिंड हो और कोई एक छोटा पिंड हो, तो समीकरण 7.5 जो है, ये समीकरण जो है, ये mod ऑफ F = G(m1m2/r²) सीधे इस्तेमाल नहीं होता है। इस बात को हमें अच्छे से समझना है। विस्तारित पिंड का प्रत्येक बिंदु द्रव्यमान दिए गए बिंदु द्रव्यमान पर बल आरोपित करता है तथा इन सभी बलों की दिशा समान नहीं होती। हमें इन बलों का सदिश रीति द्वारा योग करना होता है ताकि विस्तारित पिंड के प्रत्येक बिंदु द्रव्यमान के कारण आरोपित कुल बल प्राप्त हो जाए। ऐसा हम आसानी से कलन यानी कैलकुलस के उपयोग द्वारा कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़े हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें दो विशिष्ट प्रकरणों में सरल परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो पिंड है, एक विस्तारित पिंड है यानी बड़ा है जैसे पृथ्वी है, एक छोटा है जो कोई पॉइंट मास है। तो अगर दोनों की बात करें उन पे बल लग रहा हो, तो हम सीधे ही 7.5 फार्मूला नहीं लगा देंगे, यानी F mod ऑफ F = G(m1m2/r²), वहाँ सीधे अनुप्रयोग नहीं होता है। विस्तारित पिंड का प्रत्येक बिंदु द्रव्यमान दिए गए बिंदु द्रव्यमान पर बल आरोपित करता है। तो जो पॉइंट मास है वो बड़े जैसे पृथ्वी और उसके सामने कोई गेंद रखी हो, तो गेंद पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटी है, तो गेंद तो छोटी है तो उसका मान लेंगे कि बल इधर को है। लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है तो चारों ओर बल लगेगा, तो उसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा वेक्टर के माध्यम से, और उसका फिर कैलकुलस द्वारा यानी कलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो सारे बलों का योग निकल के आएगा।
तब हम वहाँ पर फिर 7.5 फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें दो विशिष्ट प्रकरणों में सरल परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे किसी एक समान घनत्व के खोखले गोलीय कोष, गोलीय खोल यानी खोखला गोला है जैसे प्लास्टिक वाला गेंद, गोलीय कोष और खोखले गोले में अंतर है। हॉलो स्फीयर और अलग बात हो गई, और कोई कैविटी है अंदर गोले के अंदर, अलग बात हो गई। तो जैसे प्लास्टिक वाली गेंद आप देखते हैं तो उसमें प्लास्टिक के ऊपर ही परत बहुत पतली होती है, बाकी बीच में पूरा खोखला होता है, तो ये खोखला गोला हो जाएगा। लेकिन आप रबर वाली गेंद देखेंगे तो उसका बाहरी परत बहुत मोटी होती है, तो वो गोली कोष कहा जाएगा कि यानी गोले के अंदर एक कैविटी है। तो वही कह रहा है कि किसी एक समान घनत्व के खोखले गोलीय खोल तथा खोल के बाहर किसी स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल ठीक ठाक उतना ही होता है जैसा कि खोल के समस्त द्रव्यमान को उसके केंद्र पर संकेंद्रित मानकर ज्ञात किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई हम पिंड गोला ले लें, वो हॉलो स्फीयर है और उसमें ध्यान देना है कि सब जगह उस जो डेंसिटी है उसकी समान होनी चाहिए, और किसी बिंदु द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल ठीक ठाक उतना ही होता है जितना खोल के समस्त द्रव्यमान को उसके केंद्र पर संकेंद्रित मानकर ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई गोला है, हम गोला तो यहाँ नहीं बन सकता इस तरह, और इसका सेंटर है, तो सेंटर पर अगर पूरे मान को हम केंद्रित मान लें तो उतना ही हमें आकर्षण बल महसूस होगा जितना ये विस्तारित है इसकी परिधि पर या सरकमफ्रेंस पर द्रव्यमान। ये कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण गुणात्मक रूप से इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि खोल के विभिन्न क्षेत्रों के कारण गुरुत्वीय बलों के खोल के केंद्र को बिंदु द्रव्यमान से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तथा इनके लंबवत दोनों दिशाओं में घटक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि खोल के विभिन्न क्षेत्रों के कारण गुरुत्वीय बलों के खोल के केंद्र को बिंदु द्रव्यमान से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तथा इनके इसके लंबवत दोनों दिशाओं में घटक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई गोला है, इसका केंद्र बिंदु है ये, तो जाहिर सी बात है कि पूरा द्रव्यमान यहीं पर केंद्रित होगा। तो अगर इनको हम ऐसे मिलाएं, तो अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें, स्पर्श रेखा ऐसे, तो ये कोण हमारा 90 डिग्री होगा ये। अब जितनी भी सारी पूरे में ऐसे केंद्र की ओर खींचे तो सब इस स्पर्श रेखा के अभिलंबवत होंगी। तो वही कह रहा है कि खोल के विभिन्न क्षेत्रों के कारण गुरुत्वीय बलों के खोल के केंद्र को बिंदु द्रव्यमान से मिलाने वाली रेखा ये के अनुदिश, इसी की दिशा में बल लगेगा तथा इसके लंबवत दोनों दिशाओं में, लंबवत दोनों दिशाओं में मतलब कहने का ये है कि अगर हम इधर से खींचेंगे तो इधर हो जाएगा, ये सीधा नहीं बना, इसको सीधा बना लीजिए और मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये भी अभिलंबवत है, ये भी अभिलंबवत है, तो वह ये इधर को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा। अगर ज़्यादा दूर हम खींच दें, ज़्यादा खींच दें तो ये खींचते खींचते इधर आ जाएगी ऐसे लंबवत, और ये खींचते खींचते इधर आ जाएगी ऐसे लंबवत। तो ये इसके 90 डिग्री ये हो जाएगा, 90 डिग्री कोण ये हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि खोल के केंद्र को बिंदु द्रव्यमान से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या रेखा की दिशा में तथा इसके अभिलंबवत ये दोनों दिशाओं में घटक होते हैं। यहाँ भी कंपोनेंट होगा, इधर भी कंपोनेंट होगा, जैसे अभी ऊपर ट्रायंगल में हमने देखा समबाहु त्रिभुज में। तो खोल के सभी क्षेत्रों के बलों के घटकों का योग करते समय इस रेखा के लंबवत दिशा के घटक निरस्त हो जाते हैं। ये इधर को है, ये इधर को है, दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो वही कह रहा है
निरस्त हो जाते हैं तथा केवल खोल के केंद्र से बिंदु द्रव्यमान को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश परिणामी बल बचा रहता है। तो सारे जितने भी हैं एक दूसरे के अवलंब हो तो सब घटक निरस्त हो जाते हैं, केवल खोल के केंद्र से बिंदु द्रव्यमान को मिलाने वाली रेखा, खोल का जो केंद्र है, पॉइंट है सेंटर का, उसको देखें और बिंदु द्रव्यमान जहाँ पे काम कर रहा है उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश परिणामी बल बचा रहता है। इस परिणामी बल का परिमाण भी ऊपर वर्णन की गई विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर हमें इसे ज्ञात करना है तो जैसे ऊपर समबाहु त्रिभुज में ज्ञात किया है वैसे ही ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य होता है। अब देखिए यही बात कहने की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई गोला है, तो अभी हमने ऊपर बताया है कि इसका सेंटर है, अब इस पे चारों ओर बल लगेंगे, चारों ओर अगर बल लगेगा तो इधर को ये दिशा हो जाएगी, 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 तो सारी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि आकर्षण बल शून्य हो जाता है। ये हमने उल्टा बना दिया, केंद्र की ओर होना चाहिए, इसको ऐसे बनाना चाहिए, ये सेंटर हैगा यहाँ पर, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे केंद्र की ओर बल लगेंगे ऐसे, इस तरह। तो ये वाला इसको निरस्त कर देगा, ये वाला इसको निरस्त कर देगा। इसी प्रकार पूरे में ऐसा ही रहेगा, तो सारे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो आकर्षण बल शून्य हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य होता है। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर कि इस परिणामी बल का परिमाण भी उस ऊपर वर्णन की गई विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो ऐसे गोला अगर होगा और सब जगह समान घनत्व होगा तो परिणामी बल शून्य होगा, जैसा नीचे लिखा गया है। तो गुणात्मक रूप से हम फिर से इस परिणाम को समझ सकते हैं। गोलीय खोल के विभिन्न क्षेत्र खोल के भीतर स्थित बिंदु द्रव्यमान को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। ये बल परस्पर एक दूसरे को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं। तो जैसा हमने बताया कि एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, सारे पूरे गोले में जहां जहां बनाएंगे सब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि सब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और आकर्षण बल शून्य हो जाएगा। अब आगे आ जाता है गुरुत्वीय नियतांक। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।